शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है जिसका अर्थ अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ सीखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो तथा अरस्तु के समय से ही मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान को लोकप्रिय बनाने का कार्य रूसो व फ्रोवेल ने किया। रूसो ने शिक्षा पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ इमाइल लिखा है। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने वाले विद्वान पेस्टोलॉजी एवं हर्बर्ट है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म अमेरिका में 1900 ईस्वी में हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में मान्यता 1920 ईस्वी में अमेरिका में मिली। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन अमेरिका द्वारा 1940 में शिक्षा मनोविज्ञान पर सबसे पहले शोध कार्य प्रारंभ किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कथन क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करती है। कोलेस्निक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के अनुसंधानों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर HR भाटिया के अनुसार शैक्षणिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी व व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का शामिल है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख घटक 5 हैं। पहला शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तीसरा परिस्थितियां, चौथा पाठ्यचर्या और पांचवा शिक्षण विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र पहला बालक की अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन, दूसरा बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, तीसरा बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, चौथा बालक के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, पांचवा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास का अध्ययन, छठा विभिन्न शिक्षण विधियों का अध्ययन, सातवां प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन, आठवां शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन, नवा पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी समस्याओं एवं उसके निदान का अध्ययन, 10वां संपूर्ण मानवीय व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक महत्व पहला बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना, दूसरा छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना, तीसरा सामाजिकता का विकास करना, चौथा पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होना, पांचवा शैक्षिक पद्धतियों की जानकारी होना, छठा छात्रों की समस्याओं के समाधान में सहायक होना, सातवां मूल्यांकन एवं परीक्षण में उपयोगी होना, आठवां छात्रों को शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में सहायता करना, नवा अनुशासन की स्थापना में सहायक होना, 10वां प्रयोग एवं अनुसंधान में सहायक होना। मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां पहला आत्मनिष्ठ विधियां, दूसरा वस्तुनिष्ठ विधियां। पहला आत्मनिष्ठ विधियां, इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार की विधियां हैं। पहला आत्मनिरीक्षण विधि, दूसरा आत्मगाथा विधि।
पहला, आत्मनिरीक्षण विधि। इस विधि के समर्थक जॉन लॉक, डेकार्टे, फ्रांसिस गोल्टन माने जाते हैं। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन ही आत्मनिरीक्षण है। इस विधि में व्यक्ति अपना स्वयं का अध्ययन करता है। इस विधि में वैज्ञानिकता का अभाव तथा अवलोकनकर्ता और विषय वस्तु एक ही होने पर विश्वसनीयता का अभाव रहता है। इस विधि का उपयोग भाव कल्पना, संवेग आदि से संबंधित समस्याओं के संबंध में किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि के गुण। पहला, अपने आप की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, समय और स्थान की समस्या नहीं होती है। तीसरा, यह सबसे कम खर्चीली विधि है। चौथा, स्वयं की जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा, आधुनिक विधियों में सहायक विधि के रूप में उपयोगी होती है। आत्मनिरीक्षण विधि के दोष। इस विधि में वैज्ञानिकता का अभाव तथा अवलोकनकर्ता और विषय वस्तु एक ही होने पर विश्वसनीयता का अभाव रहता है। यह विधि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सबसे कम उपयोगी है। दूसरा, कथा कथन विधि। इस विधि में पूर्व अनुभव तथा व्यवहार के आधार पर व्यक्ति का लेखा तैयार किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तैयार विधि के आधार पर तैयार लेखा के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। मनोवैज्ञानिक तैयार लेखा के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इस विधि के दोष। व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव तथा व्यवहार को ठीक से पुनः स्मरण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी ओर से कुछ जोड़कर कह देता है, जिससे परिणाम विश्वसनीय प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा, वस्तुनिष्ठ विधियां। पहला, प्रयोगात्मक विधि। इस विधि के समर्थक विलियम वुंड, टिचनर आदि हैं। इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय तथा प्रमाणिक होते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्रयोगात्मक विधि के बिना मनोविज्ञान अधूरा है। इसमें पूर्व निर्धारित दशाओं के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि द्वारा मानव तथा पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ विधि के दोष। इस विधि में समय तथा स्थान की कमी रहती है। इसमें मानसिक दशाओं का ज्ञान असंभव है। यह खर्चीली विधि है। दूसरा, जीवन इतिहास विधि। इसे व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं। इस विधि के प्रवर्तक टाइडमैन हैं। इसमें व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार अर्थात असामान्य व्यवहार के कारणों की खोज की जा सकती है। तीसरा, उपचारात्मक विधि। यह विधि बालकों के आचरण संबंधी जटिलता को दूर करने के सुधार हेतु उपयोगी है। चौथा, विकासात्मक विधि। इस विधि में वर्धित विकास का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें बालक के जन्म से वृद्धावस्था तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। पांचवा, मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। इसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। छठा, तुलनात्मक विधि। इसमें व्यवहार संबंधी समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। सातवां, सांख्यिकी विधि। इसमें बालक की समस्याओं से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करके परिणाम निकाले जाते हैं। आठवां, साक्षात्कार विधि। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। यह बालक की संवेदना तथा अभिवृद्धि को जानने हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। साक्षात्कार विधि के 3 तरीके हैं। पहला साक्षात्कार के 3 तरीके। पहला संरचित साक्षात्कार, दूसरा असंरचित साक्षात्कार, तीसरा अर्ध संरचित साक्षात्कार। नवा, विभेदात्मक विधि। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन तथा उनका सामान्यीकरण किया जा सकता है।
10वां मनोभौतिक विधि, मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। 11वां निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि, इस विधि के प्रतिपादक जेबी वॉटसन है। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशाओं को जानना ही बहिर्दर्शन है। इस विधि में व्यवहार को देखकर अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि के प्रकार, पहला सहभागी अवलोकन या निरीक्षण, दूसरा असहभागी अवलोकन या निरीक्षण।